नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में। मैं हूं अर्पित और हमारी इकाई 4 कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, और अब हमारी जो इकाई 5 है वो आज से प्रारंभ हो रही है। तो इकाई 5 हमारी क्या है, देखिए, बीजगणितीय अवधारणाएं। ठीक है, बीजगणितीय अवधारणाएं। तो इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये बीजगणितीय अवधारणाएं चैप्टर क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग, आपने कई सारे सेब खाए होंगे। मान लीजिए किसी टोकरी में, ये एक टोकरी है, ठीक है, इसमें कई सारे सेब रखे हैं, जो कि समझ लीजिए अगर 5 सेब रखे हैं। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेब रखे हैं। हम आपसे पूछें कि इस टोकरी में कितने सेब हैं, तो आप बताएंगे हमें 7 सेब हैं। ठीक है, आपने बताया हमें 7 सेब हैं। इसी प्रकार एक टोकरी है, ठीक है, अब उसमें मान लीजिए हम 4 सेब रखते हैं, तो आप हमें बताएंगे कि इसमें कितने सेब हैं, तो आप बता देंगे हमको कि इसमें 4 सेब हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि एक टोकरी है, अब उसमें बहुत सारे सेब रखे हुए हैं, ऊपर नीचे दबे हुए, हम लोगों को नहीं दिख रहे हैं कि उसमें कितने क्या सेब हैं। ठीक है, तो हमने आपसे पूछा कितने सेब हैं, तो आपने कहा कि उसमें कुछ सेब हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। ठीक है, कि कितने सेब हैं। इसमें हमने गिन लिया था कि इसमें 7 सेब हैं, इसमें गिन लिया था कि इसमें 4 सेब हैं, लेकिन इसमें हम गिन नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक के नीचे एक दबे हुए हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा है कितने सेब हैं। तो हमने क्या कह दिया कि इसमें कुछ सेब हैं। ठीक है, कुछ सेब हैं। अब देखिए, इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे एक वर्ग ले लिया। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। तो अगर हमने कह दिया कि इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको पता है इस वर्ग की चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 2 2 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको पता है ये चीज़। फिर आपने दूसरा वर्ग लिया, मान लीजिए उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन एक और वर्ग लिया, अब आपकी इसकी भुजाएं नहीं पता है कितने सेंटीमीटर है, तो आप क्या कहेंगे कि कुछ तो है, कुछ भुजाएं, इसकी भुजा की माप कितनी है, तो कुछ है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपका घर कितना लंबा चौड़ा है, आपको नहीं पता है, तो बता देंगे कि हाँ थोड़ा लंबा है। अब कितना लंबा है वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो जब इस प्रकार के जब सवाल हों, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कुछ को किसके बराबर मान लेंगे, किसी एक बीजीय अक्षर के बराबर मान लेंगे। या तो x मान लें, या तो a मान लें, या तो y मान लें, या तो b मान लें, मतलब A to Z में से कुछ भी मान लें। क ख ग घ घ जो भी होते हैं उनमें से कुछ भी मान लें। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली क्या मानते हैं, x मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इस कुछ को x मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो कुछ है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे कि अगर हम आपको बोलें कि हम आपको 45 या 50 रुपये देते हैं। ठीक है, 50 रुपये दिए आपको हमने, और आपकी मम्मी ने 50 रुपये में कुछ रुपए और दे दिया आपको। ठीक है, तो कुछ रुपए और दे दिए, तो उस कुछ को हमने क्या बोला, कुछ बराबर x। ठीक है, कुछ बराबर x। और मम्मी ने कितने दिए थे, मम्मी ने दिए, जो हमने दिए थे नहीं, आपके पास पहले से कितने रुपए थे, वो थे 50, और कुछ दे दिया मम्मी ने, तो वो कुछ जब जोड़ देंगे 50 में तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस वो कुछ मतलब x। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में 10 रुपये हैं। ठीक है, और हमने आपको कुछ रुपए दे दिए, अब आपको पता नहीं कितने हैं, लेकिन हमने आपको दे तो दिए ना, तो कुछ हमारा क्या हो जाएगा, कुछ रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 10 प्लस कुछ। उस कुछ को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो 10 प्लस x हो जाएगा। आपके पास रुपए की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 प्लस x। ठीक है, इसी प्रकार हम इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज लगाते हैं, आपको समझ में आएगा कि आगे इन सवालों में आखिर ये जो कुछ की जगह पे जो हम लोग कोई भी बीजीय अक्षर मानते हैं, तो वो कैसे आगे जुड़ता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम अपनी अभ्यास लगाते हैं और उस अभ्यास में देखते हैं क्या है। तो अभ्यास हमारी 5A, उसका पहला प्रश्न क्या है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। ठीक है, यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो। ठीक है, क्या है, x है कुल संख्या, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थी को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x दे रखा है। ठीक है, तो x हमें तो पता नहीं, अगर हमें पता होता है कि जैसे कि अगर यहाँ पे x की जगह पे दे रखा होता 10 बच्चे हैं, 10 शिक्षार्थियों की कुल संख्या, मतलब 10 बच्चों की कुल संख्या कितनी है, 10 है, तो हम लोग क्या बताते हैं, शिक्षार्थी कुल कितनी पेंसिल देते हैं, तो कुल पेंसिल बराबर
अगर हम मान लेते हैं अगर 10 होती तो 1 को 3 देते हैं, ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 देते हैं, तो प्रत्येक शिक्षार्थी को देते हैं कितना, 3 देते हैं। और कुल पेंसिल कितनी हो जाती है, अगर शिक्षार्थियों की संख्या पता होती है हमें, 10 अगर होती तो कितनी हो जाती, कुल पेंसिल 30 हो जाती, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे हमें 10 तो पता है नहीं, मतलब यहाँ पे x का मान तो पता है नहीं, तो हमारी कुल पेंसिल कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 10 की जगह पे क्या दे रखा है, x, ठीक है। शिक्षार्थियों की संख्या अगर 10 होती तो 3 की गुणा 10 में हो जाती तो 30 हो जाता, लेकिन यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या तो हमें दे नहीं रखी है, लेकिन उसकी जगह पे क्या दे रखा है, हमें एक बीजीय अक्षर दे रखा है, यानी कि एक बीज दे रखा है, वो क्या है, x, ठीक है। तो कुल पेंसिल हमारी कितनी हो जाएंगी, एक शिक्षार्थी को 3 देते हैं और प्रत्येक शिक्षार्थी को देते हैं, तो वो 3 गुणा x हो जाएगा, मतलब बराबर 3x, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 12 + 5 = 17, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम खाली स्थान है, यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, ठीक है। हम जब x लिख लेंगे तो ये x + 5 = 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इधर अगर खाली x लिखेंगे तो ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर पहले से संख्या क्या है, 17, इधर जो 5 आएगा वो माइनस का हो जाएगा, 17 - 5, 17 - 5 हुआ तो कितना आ गया x का मान, x का मान आ गया हमारा 12, ठीक है। जब x का मान 12 आ गया तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बन गई, x + 5 = 17, ठीक है। ये हमने इसकी जगह पे x लिख दिया और x का मान कितना है, 12, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 40 - 10 = 30 है, तो 40 माइनस और यहाँ पे हम x कर देते हैं बराबर 30, ठीक है। अब हम इस x को इधर लिए जाएंगे, ठीक है, तो काय का हो जाएगा, ये x प्लस का हो जाएगा, और इस वाले 30 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि 40 बराबर x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x + 30 हो जाएगा, अभी प्लस का 30 है, इधर ले आएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो 40 - 30 = x, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 40 में से 30 गए 10, तो x का मान कितना आ गया, 10, और इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, 40 - x = 30, ठीक है। तो ये x जो है वो x = 10 के लिए हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 × 6 = 24 है। अब यहाँ पे अगर हम x मान लें खाली जगह को, ठीक है, x मान लें तो x × 6 = 24, ठीक है, 6x हो जाएगा, 6x = 24, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 24 के ये जब इधर आएगा गुणे में 6, इधर काय में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, 24/6, तो 6 × 6 = 24, तो x के का मान कितना हो गया, 4, ठीक है। और x का मान हमारा ऊपर कितना दे रखा है, 4, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन गई, x × 6 = 24, वही आ गया ना, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 35 भाग 5 = 7, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे वाले में तो हमें कुछ दे नहीं रखा, तो हमने क्या कर दिया, मान लिया x, ठीक है। 35 का भाग x में, अब हम क्या करेंगे, देखिए 35 का भाग हमने दिया x, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बराबर 7, ठीक है। कैंची गुणा कर देते हैं, तो x की गुणा जब 7 से हो जाएगी कितना हो जाएगा, आगे कर देते हैं, ठीक है। ये 35 ऐसे ही रहा, x गुणा 7 में हो गया, कितना हो गया, 7x हो गया, ठीक है। अब बराबर नीचे आ जाते हैं, अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर देखिए 35 है, 35 को ऐसे लिखेंगे और 7 इसके नीचे आ जाएगा, 35/7, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा पड़े, 7 × 5 = 35, तो x का मान कितना हो गया, x बराबर 5, हमारा आंसर, ठीक है। x बराबर 5 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, तीसरा नंबर, रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रज़िया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त करना है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, रहीम के पास कितने रुपए थे, रहीम के पास थे रुपए बराबर कितने थे, 10, ठीक है। रज़िया को उसने रुपए दे दिए, बराबर रज़िया को दिए रुपए बराबर कितने दिए, कुछ,
ठीक है। अब इस कुछ को हम क्या मान लेंगे, कुछ बराबर x, ठीक है, कुछ बराबर x। तो अब क्या हुआ, तो उसके पास कितने रुपए बचे, तो रहीम के पास रहीम के पास बचे रुपए बराबर कितने रुपए बचे, 10 थे, उसने रज़िया को कुछ दे दिए तो उसके पास से गए ना, जब गए तो इसका मतलब है माइनस हुए, तो 10 माइनस कुछ, ठीक है भाई, कुछ ही तो रुपए दिए तो 10 माइनस कुछ। अब कुछ को हमने क्या बोला है, x, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 10 माइनस x। तो कितने रुपए बचे, 10 माइनस x रुपए बचे रहीम के पास में, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, ठीक है, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस कथन को संख्या की सहायता से व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, तो बगीचे में पेड़ बराबर, बगीचे में पेड़ बराबर कुछ, इन कुछ को हमने क्या मान लिया, x, ठीक है। तो बगीचे में पेड़ बराबर कितने हो गए, बगीचे में पेड़ बराबर x, ठीक है। अब 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो जाती है, ठीक है। अब इसमें 50 पेड़ जब और लगा दिए, पेड़ों की संख्या पहले से x थी, उसमें 50 पेड़ और बढ़ा दिए, तो अब पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, पेड़ों की संख्या 50 पेड़ लगाने पर पेड़ों की संख्या बराबर 120, ठीक है। तो 50 पेड़ लगाने पर किसमें, पहले से लगे पेड़ों में, तो पहले से कितने पेड़ लगे थे, x लगे थे, उसमें 50 पेड़ और लगा दिए, अब संख्या कितनी हो गई, 120। ये हमारा बन गया, ठीक है। बगीचे में पहले से कुछ पेड़ थे, कुछ को हमने x मान लिया, उसमें जब 50 पेड़ और जोड़ दिए तो हमारी संख्या कितनी हो गई, 120। यही हमारा प्रश्न था, ठीक है। हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब पहले देखते हैं n में कितनी तीलियां लगेंगी। देखिए एक ये तीली, ये एक दूसरी तीली, ये एक तीसरी तीली, तो n में कितनी तीलियां लगेंगी, 3 तीलियां लगेंगी, ठीक है। और देखते हैं m में कितनी लगेगी, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो टोटल कितनी तीलियां लगी, 4 तीलियां, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हम लोग को ज्ञात करना है, तीलियों की संख्या के लिए नियम, ठीक है। तो पहले हम n का देख लेते हैं, n बनाने के लिए नियम बराबर कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 कितनी हो जाएंगी, 3n, ठीक है भाई, 3 तीलियाँ लग रही हैं और जितने भी n बनेंगे तो इनकी गुणा हो जाएगी n से, तो 3n हो जाएगा। और m के लिए क्या हो जाएगा, m बनाने के लिए नियम बराबर, देखिए m की कितनी तीलियाँ हैं, 4 तीलियाँ हैं, और 4 फिर m, ठीक है, ये हमारा नियम हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे हमारा अभ्यास ख़त्म होता है, मिलेंगे अगले अभ्यास में, तब तक के लिए सवाल लगाते रहिए और सीखते रहिए। आपने 5A एक्सरसाइज हमारी जो इकाई 5 की थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब उसके आगे हमारी 5B एक्सरसाइज, आज हम उसके सवालों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 5B, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखना है हम लोगों को, ठीक है। 6 और x का योगफल, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए हमने पिछले भी देखा हुआ है एक्सरसाइज में, 6 + x, ये हमारा योगफल लिख गया, ठीक है, यही हमारा आंसर, ठीक। x में से 7 घटाने पर शेष, ठीक है, तो शेष बराबर x में से 7 घटाने पर x - 7, यही तो शेष बचेगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। x का 5 गुना, तो x की का मतलब होता है गुणा, ठीक है, तो x × 5, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। x का 1/3, फिर से देखिए का आ गया, का मतलब गुणा, x का 1/3 यानी कि 1/3, तो ये कितना हो गया हमारा, x/3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। इसी प्रकार अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, क्या है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए, ठीक है। देखिए वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है, इसको हमें बताना है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। देखिए वृत्त है
और ये इसकी त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, दुगना होता है। ठीक है, तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, r, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा r यानी कि 2r। ये हमारा आंसर। ठीक है, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। ठीक है, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, परिमाप बराबर भुजा गुणे 4 या फिर 4 गुणे भुजा, कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, ये सब हमारे सूत्र हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा क्या हो गया, बस सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। ठीक है, तो देखिए क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में x आम हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 टोकरी बना लेते हैं। ठीक है, एक ये है टोकरी जिसमें कितने आम हैं, 50, और एक ये है टोकरी जिसमें कितने आम हैं, x। ठीक है, इस वाली टोकरी में आम अधिक हैं। ठीक है, पहली टोकरी में दूसरी से कितने आम अधिक हैं, तो दूसरी में कितने, पहली टोकरी में दूसरी से कितने अधिक हैं, तो पहली टोकरी में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमें इसको कैसे लगाना है सवाल को, कि दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, तो अधिक आम बराबर पहली टोकरी में कितना है 50, दूसरी टोकरी में कितना है x, 50 माइनस x, यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसका ही सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्या है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। ठीक है, जिसमें x छात्र बीमार हो गए तो स्वस्थ छात्रों की संख्या बताइए। तो कुल छात्र बराबर कितने हैं, कुल छात्र बराबर 100, बीमार छात्र कितने हुए, बीमार छात्र बराबर x। ठीक है, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या बराबर, स्वस्थ छात्रों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x, ये हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं। आयत का परिमाप बताइए। देखिए ये वाली आयत क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये x है तो ये कितनी हो गई, x हो गई। ठीक है, और ये y है तो ये कितनी हो गई, ये भी y हो गई। ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, देखिए x प्लस x और फिर प्लस y प्लस y, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 2y। अब 2 को हमने बाहर निकाल लिया, बीच में कितना बचा x प्लस y, तो आयत का परिमाप हमारा कितना आ गया 2x प्लस y। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितने पैसे होगा। ठीक है, देखिए एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, एक गुब्बारे का मूल्य बराबर x। ठीक है, तो 2 गुब्बारे का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणे x यानी कि 2x। ठीक है, तो 3 गुब्बारे का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गुणे x यानी कि 3x। तो इसी प्रकार 12 गुब्बारों का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 गुणे x या फिर 12x, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिसमें 1/4 बालिकाएं हैं।
कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? भाई कक्षाओं में कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी बराबर x। ठीक है, बालिकाएं कितनी हैं? बालिकाएं बराबर 1/4। 1/4, ठीक है, 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? तो कुल बालिकाएं बराबर 1/4 को कैसे लिख सकते हैं? 1/4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कुल बालिकाएं बराबर x का 1/4, यानी कि x/4 हमारा आंसर। समझ में आ गया? चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी में। आइए, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप बताइए। ठीक है, जब ये a है तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप बराबर a प्लस a प्लस a प्लस a, और ये कितना हो गया? 4a, यानी कि 4 गुणे भुजा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हमारा 8वां प्रश्न क्या कहता है? लीला राधा की छोटी बहन है। ठीक है, तो यानी कि लीला राधा की छोटी बहन है, तो राधा बड़ी है, लीला छोटी है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, लीला कितनी है? राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु बताइए। ठीक है, तो ये हमें बताना है लीला की आयु कितनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस सवाल को? मान लेते हैं, माना लीला की आयु बराबर x। ठीक है, लीला राधा की छोटी, राधा की आयु बराबर x। ठीक है, राधा की आयु कितनी है? क्योंकि लीला की तो बतानी है ना, तो राधा की आयु बराबर x। ठीक है, और लीला राधा से कितनी छोटी है? 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो लीला की आयु कितनी हो जाएगी? लीला की आयु बराबर, राधा से 6 वर्ष छोटी है तो x - 6, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए। उन्होंने x लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दे दिए। तो शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। तो शेष लड्डू बराबर, अब 16 लड्डू बनाए थे, x लड्डू मेहमानों को दे दिए, कितने बचे? तो 16 - x। ठीक है, ये तो बचे, हमारा आंसर। तो इसी प्रकार हमारी अभ्यास 5B कंप्लीट होती है। मिलेंगे अब 5C के साथ में अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल थे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों, अर्पित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 5B कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे की एक्सरसाइज अभ्यास 5C के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, घातांकीय रूप क्या होता है दोस्तों? जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी बार भी उनकी गुणा आपस में होती है, उसको हम उसके ऊपर उतना नंबर लिख देते हैं। जैसे कि C की गुणा 1, 2, 3 और टोटल 5 बार हो रही, तो इसका घातांकीय रूप कितना हो जाएगा? घातांकीय रूप बराबर C की घात 5। बस यही करना है हमको। अब देखिए इस वाले में 5A और B, देखिए A की गुणा कितनी बार हो रही है? 2 बार। 5 अकेला है तो 5 को ऐसे लिख लेंगे, और 1 कितना है? 2 बार हो रहा है, तो 1 की घात कितनी हो जाएगी? 2। और B की गुणा कितनी बार हो रही है? 3 बार हो रही, तो B की घात कितनी हो जाएगी? 3। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें देखिए 7 कितनी बार गुणा हो रही है? 3 बार हो रही, तो 7 की घात 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए T कितनी बार है? 2 बार, तो T की घात कितनी हो जाएगी? 2। और Y कितनी बार है? Y भी 2 बार है, तो Y की घात भी 2 हो जाएगी। ठीक है, गुणा का निशान लगा देंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है? गुणा के रूप में लिखना है। अब देखिए A कितनी बार है? A की घात 2 है, तो A कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया, तो हम इसको कैसे लिख देंगे? A गुणे A। ठीक है, उसके बाद में गुणा का चिन्ह। B कितनी बार है? 2 बार है, तो B गुणे B। अब देखिए 9 एक ही है, तो 9 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, A भी 1 है, तो A को भी हम ऐसे लिखेंगे गुणा लगा के। ठीक है, अब B देखिए 3 है, तो हमने क्या किया? B गुणे B गुणे B, ये हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर। ठीक है, अब ये वाला देखिए 10 अकेला है, तो 10 को हमने ऐसे लिख दिया, फिर गुणा का चिन्ह लगा दिया। x 3 बार है, x क्या 3 है, तो x 3 बार हो जाएगा, x गुणे x। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह, फिर y की घात 3 है, तो मतलब y भी 3 बार लिखा जाएगा गुणा में। ठीक है, और फिर देखिए z भी 3 बार लिखा है, तो z भी हम लोग 3 बार लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
इनको घातांकीय रूप में लिखना है। देखिए a गुणा ए, ये n बार दे रखा है तो क्या हो जाएगा घातांकीय रूप, a की घात n। बस आंसर। 1 2 3 4 5 जितनी बार भी दे रखा हो, आखिरी में देखिए कितना बार है, n बार है, तो इसमें क्या हो जाएगा b की घात n आंसर। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात कितना हो जाएगा 2, फिर गुणा 4 कितनी बार है, 2 बार है, 4 की घात भी 2, फिर गुणा, फिर देखिए a की घात 2, बस आंसर। ठीक है। इसमें भी क्या है, देखिए a अकेला है, s भी अकेला है, और t कितनी बार है, 2 बार है, तो t की घात 2। सिंपल है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति की वर्तमान आय a रुपये है, उसकी आय प्रतिवर्ष b गुनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। देखिए दोस्तों ये थोड़ा समझने वाला सवाल है। ठीक है। वर्तमान आय बराबर कितनी है, वर्तमान आय बराबर a है। ठीक है। और प्रतिवर्ष आय b गुनी हो जाती है। ठीक है। प्रतिवर्ष आय कितनी हो जाती है, b गुनी हो जाती है। तो अगर एक वर्ष में b गुनी हुई, फिर अगले वर्ष भी b गुनी हुई, फिर अगले वर्ष भी b गुनी हुई, तो ये क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसकी आय बराबर, भाई हर वर्ष b गुनी हो रही, तो पहले वर्ष में b गुनी हुई तो हमने एक b कर दिया। ठीक है। दूसरे वर्ष में भी b गुनी होगी तो हमने दूसरा b कर दिया, तीसरे वर्ष में b गुनी होगी तो हमने तीसरा b कर दिया। तो क्या हो जाएगा हमारा, a गुणे b की घात 3 आंसर। ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a b की घात 3। समझ में आ गया। चलिए ये भी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में अभ्यास 5D के साथ में। ठीक है। चलिए तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में, मैं हूं अर्पित। अभी तक हम लोगों ने 5C एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए उसके आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं चर और अचर राशि क्या होती है। देखिए जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वे चर राशि होती हैं, तो जिनका मान नहीं बदलता है वे अचर राशि होती हैं। जैसे हमने मान लिया कि आपकी उम्र हमें बतानी है, हमें तो पता नहीं, तो हमने मान लिया आपकी उम्र x है, वो कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमारी बीजीय होती हैं, x y z a b c, जो भी हम इनको इस प्रकार मानते हैं, जब हम मानते हैं जिसका मान कुछ भी हो सकता है, भाई सी का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान कुछ भी हो सकता है। अगर हम आपकी उम्र पूछें कि हमें तो पता नहीं है, तो हमसे किसी ने अगर उम्र पूछ दिया कि भाई इनकी उम्र कितनी है, तो कुछ तो है, ठीक है, कुछ तो उम्र है। या फिर मेरे हाथ में कितने पेन हैं, तो भाई कुछ तो पेन है। अब आपको तो नहीं पता कितने पेन है मेरे हाथों में, ठीक है, तो आपने कुछ मान लिया, तो उसका मान क्या है, बदलता रहेगा। मेरे हाथ में 2 पेन भी हो सकते हैं, 3 पेन भी हो सकते हैं, हो सकता है 1 पेन भी हो, तो उसका मान क्या है, अपरिवर्तित। जिसका मान बदलता रहता है, परिवर्तित है ना, जिसका मान बदलता रहता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे चर कहलाते हैं। और अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, आपने बताया हमारी उम्र है 11 वर्ष, ठीक है। अब 11 वर्ष आपने एग्जैक्ट नंबर बताया, 11 वर्ष आपकी उम्र है, ये मान बदल नहीं सकता जब तक आप 12 के नहीं हो जाते, ठीक है। या फिर किसी ने बताया कि मेरे हाथ में कितने पेन हैं, 2 पेन हैं, तो ये 2 पेन हैं, ठीक है, ये मान बदल नहीं रहा है, आपने देखे हैं, कुछ पेन नहीं, 2 पेन हैं, ठीक है। तो जो मान ना बदले, जिसका मान ना बदले वो क्या होगा, हमारा अचर, और जिसका मान बदल जाए वो क्या होंगे, हमारे चर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए 5D का पहला प्रश्न क्या है, सत्य और असत्य बताने हैं हमको, ठीक है। चलिए पहला क्या है, x एक अचर राशि है, ठीक है। भाई हमने अभी बताया कि जिसका मान अपरिवर्तित हो, ठीक है, जिसका मान अपरिवर्तित हो वो अचर राशि होती है। x का मान तो कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारी अचर राशि नहीं है, ठीक है, ये चर राशि है, तो हमारा क्या होगा, ये असत्य होगा, ठीक है। 5 एक अचर राशि, हाँ ये सत्य है, 5 एक अचर राशि है, ये सत्य है। x + 5 एक अचर राशि है, x + 5 एक अचर राशि नहीं है, असत्य। भाई x है ना, उसमें x का मान तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें एग्जैक्ट मान नहीं पता है। x की घात 5 अचर राशि है, ये भी असत्य है, भाई x का मान तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में अचर बताने हैं, ठीक है। तो इसमें अचर बराबर, अचर क्या है, जो हमारा मान बिल्कुल एग्जैक्ट दे रखा है, एक्स वाई छोड़ दो, एक्स वाई हमारे क्या हो गए, चर हो गए, तो मान इसमें अचर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो सेकंड वाला देख लेते हैं, y बराबर x + 7, इसमें अचर मान क्या है, 7, ठीक है। अब x + y बराबर 3, इसमें अचर मान क्या है, 3, ठीक है। और x/3 + y/4 बराबर 1, इसमें अचर मान क्या है, देखिए x को हम कैसे लिख सकते हैं, x/3 को x × 1/3 + y × 1/4 बराबर 1, ठीक है। अब हमारे अचर मान कितने प्राप्त होंगे हमको, अचर बराबर
ठीक है। अचर बराबर क्या हो जाएगा 1/3 कॉमा 1/4 बराबर मतलब कॉमा 1, ये हमारे अचर मान होंगे। जो भी संख्याएं दे रखी हों हमें वो सारे अचर मान होंगे, जो बीजीय अक्षर दे रखे होते हैं हमारे चर होते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी 5D भी कंप्लीट हो गई। मिलेंगे अब अगली एक्सरसाइज में। मैं हूं अर्पित, स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में। हमारी एक्सरसाइज 5D कंप्लीट हो गई थी इकाई 5 की। अब उसके आगे हमारी दक्षता अभ्यास है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम इसकी किताब में ही देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। देखिए पहला है 6 + 4 = x। अब इस x के मान पे यहाँ पे क्या आएगा देख लेते हैं। 6 4 कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब 3 × 9, 3 × 9 बराबर y दे रखा है, तो y का मान कितना होगा 9, यहाँ कितना होता है 27 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। 6 - 2 = a। अब a के स्थान पे क्या हो 6 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 4। ठीक है, तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए b में भाग गया है 2 से बराबर 5। अब इसमें किस चीज़ से भाग, किस यहाँ पे संख्या क्या होगी जिसमें 2 से भाग देने पे आप 5 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो किस में से भाग देंगे हम, यहाँ पे b/2 हो जाएगा। b/2 = 5, कैंची गुणा करेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञात कीजिए 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 10 - x, है ना। चलिए 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो क्या हो जाएगी हमारी 2x + 3y, यही हमारी संख्या। ठीक है, अब देखिए y की 6 गुनी, तो y की 6 गुनी y × 6 यानी कि 6y, ये हमारी y की 6 गुनी प्राप्त हो जाएगी। अब a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या, तो a में हम 3 का भाग दे देते हैं, यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है। यदि a = 5 तथा b = 9 तो निम्नांकित के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब a बराबर अगर यहाँ पे हम 5 कर दें तो कितना हो जाएगा 10 और 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब b = 9 है, यहाँ पे अगर हम 9 कर दें, 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, a और b के मान कितने हैं, a = 5 है, b = कितना है 9 है और माइनस का 14 है। ठीक है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 में से 14 गए 0। ठीक है, यही तो प्राप्त होगा हमको, बिल्कुल। अब देखिए a और b के मान कितने हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे गुणा 9 हो जाएगा, b का मान 9 × 45 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर। ठीक है, 30, अब a का मान कितना है 5 दे रखा है, तो a का मान हम यहाँ 5 कर देते हैं, तो 30 और 5 की गुणा कितना हो जाएगी, 30 × 5 = 150। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। विस्तृत रूप को घातांकी रूप में लिखिए। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया है पहले भी, x कितने यहाँ पे 1 2 3, 3x है यहाँ पे, तो x की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और y 1 है तो y अकेला, ऐसे लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए q कितने हैं 3 है, तो q की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 5 कितने हैं 3 है। ठीक है, तो 5 की घात कितनी हो गई 3। अब x कितना है अकेला है, तो हमने x ऐसे लिख लिया। y कितने हैं 3 है, तो y की घात कितनी हो जाएगी 3, हमारा आंसर। अब ये वाला देखिए 2 अकेला है, तो हमने 2 को ऐसे लिख लिया। y कितने 3 है, तो y की घात 3 हो जाएगी। m कितने हैं 1 2 3 4, 4 m है, तो m की घात कितनी हो जाएगी 4। आसान है, बहुत आसान है। चलिए अगला देखते हैं। अब इसको किताब में ही भरते हैं। देखिए 10 1 2 3, 3 10 है, तो खाली जगह पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात 3। अब टी भी 3 है, तो यहाँ पे t लिखेंगे और t की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। अब ये देखिए 4 है यहाँ पे, 4 3 है, तो 4 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। बॉक्स में क्या हो जाएगा हमारा 3, इससे बाहर देख लेते हैं, केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक, 6 हमारा लिखा हुआ है। p कितना है 1 2, 2 बार p है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे p। यहाँ q है 1 2 3, 3 q है, तो ये खाली स्थान पे 3 हो जाएगा, q की घात 3। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3, 3 s हैं, तो देखिए घात 3 लिखी हुई है लेकिन s नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम छोटा वाला s बना देंगे और फिर यहाँ पे हम t बना देंगे जो नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटने हैं हमको। ठीक है, देखिए चर और अचर छांटने हैं। चलो ये वाला सवाल हम लोग कॉपी पे करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्या है चर और अचर छांटने हैं, तो हम देखते हैं, पहले लिखते हैं चर बराबर,
चर क्या होते हैं? जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो चर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? चलिए पहले अचर देख लेते हैं। अचर एक ही है ना, तो अचर बराबर जिसका मान समान रहता है, तो 5 इकलौता है जिसका मान हमारा समान है। ठीक है, तो अचर हो गया 5 और जितने बाकी बच्चे वो हमारे क्या हो गए? चर हो गए। एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर कॉमा जेड क्यूब, ये हमारे क्या हो गए? चर हो गए। फिर हम इसमें देखते हैं अचर बराबर एक ही मान है तो 7 हो जाएगा और चर कितने हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, ये हमारे क्या हो गया? चर हो गया। तीसरा सवाल देख लेते हैं क्या है। तीसरा सवाल है हमारा दे रखा m की घात 4 और n की घात 2। m की घात 4 और n की घात 2, ये दोनों ही हमारे क्या हैं? चर हैं, क्योंकि इसमें किसी का भी मान एग्जैक्ट नहीं दे रखा है, तो दोनों ही मान हमारे चर हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी का आखिरी वाला भी देख लेते हैं क्या है। a की घात 3 है, जो आखिरी वाला दे रखा है a की घात 3 और b की घात 5। अब इसमें भी अचर कोई नहीं है, ये दोनों कैसे हैं? चर हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान एग्जैक्ट नहीं है, तो चर हो जाएगा a की घात 3 और b की घात 5, ये हमारे दोनों कैसे हैं? चर हो जाएंगे। ठीक है, या फिर इसमें से हम ये घातें ना भी लिखें तो x y z, ठीक है, ये हमारे चर हो गए। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें केवल x y, इसमें m और n और इसमें a और b। ठीक है, ये हमारे चर हो गए। घातें ना भी लिखें तब भी ठीक है, हमारा चर है। ठीक है, क्योंकि घातें क्या उतनी बार आए हुए हैं तो फिर वो दिखाता हुआ है। ठीक है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हालांकि ना लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, दक्षता अभ्यास भी हमारी कंप्लीट होती है। इस प्रकार हमारा इकाई 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अपनी नए इकाई के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।